इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक रशिया की इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। यहाँ 85% पॉपुलेशन किसानी करती थी, जो कि दूसरे यूरोपियन देशों के मुकाबले काफी ज्यादा था। रशिया ग्रेन्स का एक मेजर एक्सपोर्टर था, क्योंकि यहाँ के पीजेंट्स सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। इंडस्ट्रीज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक ही सीमित थी। ज्यादातर प्रोडक्शन स्मॉल वर्कशॉप्स और क्राफ्ट्समैन के द्वारा होता था, लेकिन कुछ बड़ी फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती थी। 1890s के दौरान रेलवे एक्सपेंशन से रशियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन स्टील आउटपुट 4 गुना तक पहुंच गया। और 1900s तक फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। रशिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के कंट्रोल में थी, यानी कि कैपिटलिस्ट डोमिनेट कर रहे थे। हालांकि रशियन सरकार बड़ी फैक्ट्रीज को मॉनिटर तो करती थी ताकि मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स मेंटेन हो सकें, लेकिन एफर्ट्स के बावजूद वायलेशंस पूरी तरह नहीं रुक पाते। फैक्ट्री वर्कर्स का शिफ्ट 10 से 12 घंटे होता था, लेकिन स्मॉल वर्कशॉप्स में यह 15 घंटे तक भी जा सकता था। लिविंग कंडीशंस इनकंसिस्टेंट थी। कुछ लोग डॉर्मेटरीज में रहते थे तो कुछ छोटी छोटी रूम्स में गुजारा करते थे। दोस्तों, रशिया में वर्कर्स के बीच डिवीजन देखा गया। कुछ वर्कर्स अब भी विलेजेस से जुड़े थे तो कुछ सिटीज में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। वर्कर्स के स्किल्स के बेसिस पर भी एक हायरार्की बनी थी। मेटल वर्कर्स अपने आप को अरिस्टोक्रेट्स ऑफ वर्कर्स मानते थे, क्योंकि उनका काम ज्यादा ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज डिमांड करता था। साल 1914 तक रशियन वुमेन वर्क फोर्स का 31% हिस्सा थी, लेकिन फिर भी उनको मेन के मुकाबले काफी कम वेजेस मिलती थी। लेकिन दोस्तों, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जब भी किसी वर्कर को वर्किंग कंडीशंस या वेजेस को लेकर समस्या होती, तब वर्कर्स एक साथ यूनाइट होकर स्ट्राइक्स करते थे। साल 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में बड़ी स्ट्राइक्स देखी गईं। अब बात करते हैं रशिया के कंट्री साइड की, तो ज्यादातर जमीन खुद पीजेंट्स ही कल्टीवेट करते थे, लेकिन बड़ी जमीनें नोबेलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के कंट्रोल में ही थी। दोस्तों, रशियन पीजेंट्स और यूरोपियन पीजेंट्स में एक बड़ा अंतर था। सभी रशियन पीजेंट्स अपनी अपनी जमीनें मिलकर पूल करते थे और फिर उनका कम्यून, जिसे मीर बोला जाता था, वो जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करता था, यानी कि किसको कितनी जमीन मिलेगी। रशियन पीजेंट्स काफी रिलीजियस थे, लेकिन वो नोबेलिटी की रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे। ये चीज फ्रांस के पीजेंट्स के तुलना में एकदम अपोजिट थी। जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि फ्रेंच पीजेंट्स नोबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ रशियन पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े थे। कई जगहों पर रशियन पीजेंट्स ने रेंट तक देने से इनकार कर दिया और लैंडलॉर्ड्स को मार तक दिया। 1902 में साउथ रशिया में ये मास लेवल पर देखा गया, जो कि 1905 तक हर जगह फैल गया। ये इकोनॉमिक और सोशल टेंशन्स ही आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन के बड़े रीजंस बने।